नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और इस समय हम मौजूद हैं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। और हमारे साथ दो ख़ास शख्सियत भी मौजूद है जिसका मैं आपसे परिचय करा दूं। एक तो है विक्रम, अनुसूचित जाति के वो युवक जिनकी चर्चा इस समय पूरे देश में है, जिन्होंने क्रीमी लेयर आरक्षण को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और वो जो PIL उन्होंने लगाई है वो मान्य भी हो चुकी है। और मेरे बाईं तरफ जो बैठे हैं वो हैं दलित नेता प्रभुलाल जी चंदेल। आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। और हम सबसे पहले विक्रम से शुरू करेंगे। ये रामपुरा के रहने वाले हैं और इस समय लॉ के स्टूडेंट है। लॉ फर्स्ट ईयर मंदसौर में ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ुद अनुसूचित जाति से आते हैं। और इन्होंने जो PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाई और ये मांग की कि जो दलित लोग क्रीमी लेयर हैं, जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, उनका आरक्षण सरकार ख़त्म कर दे। इनकी इस PIL के एक्सेप्ट होने के बाद पूरे देश में एक भूचाल आया हुआ है और अलग अलग तरह से ये बात हो रही है। मीडिया में भी ये मामला छाया हुआ है। नीमच और रामपुरा सुर्खियों में है और इसीलिए हमने चाहा कि क्यों ना हम विक्रम से बात करें। और प्रभुलाल जी चंदेल को भी आप जानते हैं, दलितों के बड़े नेता है, बड़े खैरख्वाह माने जाते हैं। पूरे मालवा और देश भर में दलितों की लड़ाई काफ़ी अरसे से लड़ते रहे हैं। विक्रम, स्वागत है तुम्हारा। तुमने ये जो PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में, इसका विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? सर, ये विचार एकाएक मेरे मन में नहीं आया। इस क्षेत्र में, दलित हित के क्षेत्र में मैं 5 साल से हूँ। मेरे पिताजी अनुसूचित विभाग में छोटे से कर्मचारी हैं, चपरासी के पद पे हैं। और 2012 के अंदर जब मैंने 12th मेरी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए फाइट किया SC कोटे से। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसकी जो प्राइमरी फीस है वो 35,000 रुपये थी। वो तक भरने के लिए सर मैं नहीं वो कर पाया, जो मेरी गरीबी और इसके कारण। तो कहीं ना कहीं से उसके बाद मेरा एक समय बढ़ता गया, मुझे चीज़ें सीखने को मिली इस वर्ग में, जो मैं अनुसूचित वर्ग में आता हूँ। मैंने ये देखा सर कि जो अमूमन जो ज़्यादातर गरीब और जो दलित हैं, मतलब आप रेशो के हिसाब से बात करें तो 80% आज वही लोग गरीब हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। तो सर, उनके हितों की अगर बात आती है, जो बड़े दलित नेता हैं, अगर वो उनकी समस्या लेके वहाँ जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के हो, कांग्रेस को या BSP के, किसी भी पार्टी के दलित नेता, आज उन्हीं के बेटों को आरक्षण का जो मूल फायदा है वो मिल रहा है। या जो बड़े वर्ग के अधिकारी हैं, आपने बोला कि सक्षम लोग, मेरा मानना है कि जो बड़े वर्ग के अधिकारी, जो बड़े वर्ग के नेता हैं, उनको लेके मैंने ये PIL लगाई है कि जो बड़े सक्षम नेता हैं, बड़े अधिकारी, उनके बेटों को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, सरकारी रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण का फायदा नहीं मिले। आपका ये कहना है कुल मिलाकर के कि जो लोग दलित है और जिन्होंने आरक्षण ले लिया है, उनको और उनकी आर्थिक स्थिति अगर बेहतर है तो शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में उनके आरक्षण को ख़त्म किया जाए। तो विक्रम, मेरा तुम्हारे से सवाल ये है कि देश में मात्र 3% लोग ऐसे हैं जो, अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो उन 3% लोगों को अगर इस आरक्षण से हटा भी दिया जाता है तो कितना फ़र्क पड़ सकता है? सर, एक बात समझने की जरूरत ये है कि आंकड़ों में यार 3% हो या 1%, जब एक शुरुआत होती है, जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक विकल्प मांगा है कि जिस तरीके से लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी है, जिस तरीके से रेलवे में यात्रा करने वाले बुजुर्गों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, उसी तरीके से जो लोग खुद को सक्षम समझते हैं, जो बड़े वर्ग के नेता हैं, बड़े अधिकारी, अगर वो वाकई में दलित हितों के इसमें काम करते हैं, दलित हितैषी हैं, तो वो आगे आकर अपना आरक्षण सरकार को लौटाए। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में राजनीतिक आरक्षण ऐसा का ऐसा रखा जाए, अगर वो किसी आरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो वो लड़े, बाकी उनके बेटों को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण न मिले। चाहे आप बोल रहे हैं 3%, 1% लोग भी ऐसे आगे आए तो देश में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और वाकई में जो दलितों के हित की बात है, उनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, अच्छे रोजगार का एक अवसर होगा, उन लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा। चंदेल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, एक बड़ा विरोधाभास इस समय देश में खड़ा हो गया है विक्रम की इस PIL के बाद। कि एक तरफ तो वो लोग हैं जिनका ये कहना है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी जो बाबा साहब ने सपना सजोया था और दलितों के आरक्षण को लेके जो उन्होंने प्रोविज़न संविधान में किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और इसकी जो सुविधा है वो आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के विक्रम जैसे जो नौजवान हैं
वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर का आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। किस रूप में देखते हैं आप इसको? देखिए, ये विचारधारा इस देश की दो तरह की विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा संकुचित संकीर्ण मानसिकता के साथ इस देश के लोकतंत्र को चलाना चाह रही है, और एक बाबा साहब की विचारधारा के साथ चल करके इस देश के लोकतंत्र को आगे ले जाना चाहते हैं। इन दो के बीच में टकराव चल रहा है। इसका आरएसएस खुल के समर्थक है, जो विचारधारा भाई विक्रम जी की है, इसी को तो आरएसएस चाह रही है। यही तो आरएसएस का सोच है और यही बीजेपी का सोच है। अगर राजनीति के आधार से हम देखें तो इस सोच के तहत एक जो भय है, जो डर है कि जातिवाद को खत्म करने के बजाय लोग आरक्षण पर उंगलियां उठा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि पहले जातिवाद खत्म कर दो, उसके बाद ना तो किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, उनको बराबर का आगे बढ़ने का बराबर का अधिकार दो। जातिगत आधार पर समानता हो तो व्यक्ति अपने आप बढ़ेगा, लेकिन कुंठित मानसिकता के तहत अब इस समाज में एक वर्ग ऐसा है जो आरक्षण क्या गरीबों का हित ही नहीं चाहता है। वो चाहे एक आदमी एक कलेक्टर बन गया तो कोई उसको अच्छी निगाह से नहीं देखता है समाज में। वो अगर यहाँ का कोई दलित कलेक्टर है, कोई दलित एसपी है, तो अगर मान लो ये समाज नहीं करेगा तो राजनीतिक लोग तो उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी भी विचारधारा के राजनीति में अभी तक दलितों के प्रति ज़्यादा मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। नहीं, मुद्दे की बात ये है चंदेल साहब कि जो विक्रम कह रहे हैं, एक बात ये है, आपने इसमें आरएसएस का जिक्र किया है, पर चूंकि हमारे साथ इस समय आरएसएस या बीजेपी के कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वो जो मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो लोग पदों पे बैठे हैं या जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है, अब उनको इस आरक्षण को छोड़ देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं, मेरा इसमें थोड़ा सा ये आपत्ति ये है कि अब मैंने अभी बताया वो कलेक्टर भी बन गया है, उसके प्रति लोगों के अंदर कोई सम्मान या उस ढंग से नहीं हुआ, सम्मान उसके प्रति सम्मान। आपका ये कहना है कि विचारधारा वो अपनी जगह अभी जिंदा है, भेदभाव अपनी जगह जिंदा है, नजरिया वही है, कानून को जो काम अब तक कर देना चाहिए था 70 साल बाद भी आपका ये मानना है वो कानून नहीं किया। विक्रम, तुम्हारे से मेरा पूछना है, जैसा कि चंदेल साहब का ये मानना है, अभी इन्होंने कहा कि एक विचारधारा है जिसने नाम लिया, और क्या आपका ये मूवमेंट जो है जिसको आप चला रहे हो, इसके पीछे कोई और है कि आप खुद ही इस काम को अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं? ये चीजें मैंने अनुभव करी है। अगर मेरे पीछे कोई होता तो मैं उस तरीके से, मैं अगर कोई एक चीज अपन बनाई जाती, बनाई हुई चीज अलग होती है, और खुद वो चीज जी कर आना एक अलग बात है। मैं उस तबके से आता हूँ, मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ 80% लोग हैं। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसका बाप चपरासी है। मैं उस गांव में रहता हूँ जिस गांव में आज भी इस तरीके के अमूमन केस होते हैं। आपने बोला कलेक्टर को जातिवाद, सर कलेक्टर को कलेक्टर ही बोलेंगे, कोई भी इंसान हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो या बनिया हो। इन पब्लिक प्लेस आप उसको कुछ जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकते हो। और गाँव में दलितों की ये स्थिति है, 80% लोग आज भी वहाँ के वहाँ है। तो बाबा साहब का सपना कहाँ पूरा हुआ? सुनिए, तो बाबा साहब का सपना, हाँ चलिए, उसमें ये जो लोग हैं संकीर्ण मानसिकता जो सत्ता में बैठे हैं लोग, वो ये कहेंगे कि इसमें योग्यता ही नहीं है, उसको आगे बढ़ने थोड़ी देंगे ना। आप किसी भी गरीब आदमी के लिए आप अपन जब एक बात कर रहे हैं, जो आपकी जो मानसिकता है कि उस आदमी तक भी सुविधा जाए, लेकिन उस आदमी को उस योग्यता पर नहीं कर दे रहे हैं। स्कूलों को कौन रोक रहा है सर? उनको रोक कौन रहा है? वो जो रोकने वालों को रोक तो सामने लाइए ना सर। अरे किसको सर, किसी एक आदमी जो सामने पकड़ के जाऊंगा, एक तो मानसिकता है भाई, मानसिकता है सर। उस मानसिकता तो सबके सामने आज देश जानना चाहता है। इसमें विक्रम चंदेल साहब का सवाल जो ये मुझे समझ में आता है वो ये है कि भाई जो क्रीमी लेयर लोग हैं, जो 3% लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेके ताकतवर हो चुके हैं, तो इस गरीबी का, मुफलिसी का या गांव में दलितों के हालात अच्छे नहीं है, उससे उनका क्या लेना देना? सर मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप आपके घर से निकले, आपने कहा कि मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ शाम तक।
आप गए, आपने बाजार से खाने पीने की व्यवस्था रखी और आप घर के बाहर कर, आप घर के अंदर आके वो सुविधा पहुंचाइए ना सर। आप तो प्रतिनिधि हमारे, आज आप सदन में बैठे हैं, आज आप सांसद हैं, आज आप मंत्री हैं, तो सर ये कहाँ ये चीज मैं बताऊं आपको, इस बात को जो आप उठा रहे हैं, ये न तो कोई सवर्ण उठा रहा है ना ओबीसी का आदमी, जबकि ओबीसी का ये कितने भाई लोग हैं सारे, कितने जिनके घरों में ट्रैक्टर है, जिनके घरों में कारें हैं, जो जिनके पास मकान है, जिनके पास जमीन है, जायदाद है, लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं। लेकिन क्योंकि दलितों पर वो हमेशा अटैक करना है, इसलिए दलितों में से उठ के अटैक कर देते हैं लोग। ओबीसी के लिए बड़ी बात है, 51% लोग इस देश में ओबीसी है, वो भी आरक्षण का लाभ लेते हैं। और ओबीसी भी एक ताकतवर जो है वर्ग है, उनमें भी कई लोग ऐसे हैं। तो जो अभी इन्होंने कहा, चंदेल साहब का ये कहना है विक्रम, कि वहाँ आवाज़ें नहीं उठ रही है, लेकिन दलितों में आवाज़ उठ रही है। सर बस बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब विधानसभा चुनाव में आई थी मध्य प्रदेश में, उनके दौरे थे, तब उन्होंने ये कहा था अपने चुनाव में कि आरक्षण को जो है अब आर्थिक स्तर पर लागू कर देना चाहिए, जबकि वो देश की सबसे बड़ी दलित नेता है। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि आरक्षण को, तो क्या आप उसके ही कहने से प्रभावित है? नहीं सर, वो तो अभी विधानसभा दौरे में आई थी, मेरा तो उससे पहले का संघर्ष है, और मेरा कोई, मैं तो बहुत संघर्ष नहीं कहते, इसे हम संघर्ष नहीं कहते हैं, ये तो एक मतलब भटकी हुई मानसिकता है। संघर्ष वो नहीं है जो शिवसेना करे, बीजेपी करे या आजाद करे, संघर्ष हर दलित व्यक्ति का है। ये जो भी स्थितियां बनी है, जो संविधान बनाया बाबा साहब ने, बहुत सोच समझ के बनाया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। लेकिन दुखद ये है कि आरएसएस के लोग स्वयं तो कभी लड़ाई लड़ते नहीं है। आज जिस ढंग से ये देश पर जो आतंक फैलाया है इन लोगों ने, तो वो केवल इसलिए कि आज सत्ता में बैठे हैं, सेना उनके कब्जे में, पुलिस उनके कब्जे में, तब जाके इतना उत्पात मचा रहे हैं, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं। अगर इनमें दम था तो आज से 10 साल पहले क्यों नहीं बोले इस ढंग की भाषा जो आज बोल रहे हैं? ये लोग केवल लोगों को आगे करके पीछे से ये वो करते हैं, उनको आगे करके लोग लड़े की लड़ाई, तब ये पीछे से लट लेके तैयार। सर मेरी समस्या और मेरा मुद्दा तो दलित हित का है, आरएसएस और भाजपा किसी पार्टी में ना लेना देना नहीं। दलित का अगर आपका मुद्दा होता तो क्रिमिनल का जो मुद्दा आपने बनाया है, ये दलितों के लिए नहीं बनाते, आप ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में क्रिमिनल लागू है सर, आपकी जानकारी के लिए नहीं है। ओबीसी में आप जानकारी निकालिए, आंकड़े आपके सामने मिल जाएंगे। आज से करीब 30 साल पहले की बात बताऊं, हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, सम्मानीय, मैं सम्मान करता हूं आज भी उनका, और उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सभा में जिसकी अध्यक्षता भी मैं कर रहा था, युवा था बिल्कुल उस समय में, तो मंदसौर जिले का गांव था, वहाँ पर सभा की अध्यक्षता में कर रहा था। उसमें भूतपूर्व एमएलए और एमएलए मिनिस्टर भी थे। तो उसमें ये मुद्दा आया था, जो मिनिस्टर स्वयं ओबीसी के थे, उन्होंने ये कहा कि मेरी इच्छा ये है कि दलितों में आज बहुत कुछ वो हो गए, पैसे वाले और सक्षम हो गए लोग, 2-4 इस समय उठ के खड़े होकर ये घोषणा कर दे कि हमें ये सरकारी सुविधा नहीं चाहिए, आरक्षण नहीं चाहिए। मैं चुपचाप रहा उस समय तक, तो बोला नहीं। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे ये कहा कि आप पहले ओबीसी से छुड़वाइए, कि जिनके सक्षम है, जिनके यहाँ मतलब अनाप शनाप पैसा, उसके बाद वो जाति सर्टिफिकेट के लिए लाइन में लग रहे हैं और वो सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज सुनिए आप, दूसरी चीज ये कि जो लोग इस भारतीय हिंदू संस्कृति की नहीं हो, मैं अंदर संस्कृति में नहीं होते हुए भी, हिंदू नहीं होते हुए भी, हजारों सालों से इनके वीरू बाबूजी से लगा करके, भूत बाबूजी से लगा करके, भगवान राम से लेकर के, कृष्ण से लेकर के सबको पीठ पे लाते घूम रहे हैं। लेकिन आज भी उनके लिए जूते देते ये लोग, या उनको मारते, उनको प्रताड़ित करते हैं। ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं। जिस दिन अगर ये लोग नहीं होते, चंदन साहब एक बात और ख़ास तौर पे अपन करते हैं, मैं विक्रम, आप नौजवान हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो अगर इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या आप ये मानते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद बाबा साहब ने 70 साल पहले जो सपना देखा था और दलितों को जो आरक्षण दिया था, उसको इस देश में अभी जिस स्थिति में है वो सही है? वो स्थिति क्या, उसका लाभ आरक्षण का
दलितों तक पहुंच पाया? क्या दलितों का जीवन स्तर बदल पाया? सर अगर ऐसा होता तो मैं ये पीआईएल लगाता ही नहीं। बाबा साहब का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ, और बाबा साहब ने जो आरक्षण की सुविधा करवाई थी वो आज भी 80% जो वंचित दलित लोग हैं उन्हीं को देखते हुए करवाई थी। मेरा ये कहना है, मुझे नहीं पता कि क्यों दलित पार्टियां या संगठन मेरे खिलाफ है या इस पीआईएल के खिलाफ है। मैंने सिर्फ इसमें इतना कहा, आपके खिलाफ नहीं है, मानसिकता के खिलाफ। मानसिकता मेरी जो मानसिकता किसी के खिलाफ नहीं, किसी समाज धर्म जाति के खिलाफ। मेरी मानसिकता से मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरी मानसिकता आज मैं बोल रहा हूँ, अगर ये देखते हुए अगर बाबा साहब भी होते तो वो यही बोलते कि आज जाति उन्मूलन की आवश्यकता है, इन लोगों में आरक्षण के सही फायदे को पहुंचाने की आवश्यकता है, और वो जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो आज 20% सक्षम है और अच्छे पदों पे बैठे हैं। तो इसमें ये आवाज भी तो उठाई जा सकती थी विक्रम के जो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है 70 साल बाद भी, उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इसको लागू करने वाले हाथ सही किए जाए कि आज भी भारत के गांवों में दलितों पे अत्याचार अनाचार की खबरें आम हैं, दलितों पे प्रताड़ना की खबरें आम हैं। अभी आप राजस्थान के अंदर देखिए कितना बड़ा घटनाक्रम दलितों के साथ हुआ, हरियाणा में हुआ, यूपी में घटना आए दिन होती है। ये जो घटनाएं हो रही हैं आज देश में, तो ये दलित परिवारों के साथ हो रही है। अगर आप दलित हैं, आप एससी से आते हैं, तो इतना पैसा, इतनी एनर्जी और इतना दिमाग खर्च वहाँ करिए जहाँ गरीबों का हित हो। सर मेरे तो ना इसमें पैसा खर्च किया ना इसमें कोई ये खर्च किया। मैंने एक पत्र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, वो वहां सबमिट हो गई। उसके बाद मीडिया ने अपने अपने तरीके से, सभी चैनल पत्र समाचारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा था कि जो मेरा गोल है उद्देश्य वो मैंने आपके सामने रख दिया कि मेरी मानसिकता ये है कि 80% दलितों के तक सीधा आरक्षण का जो फायदा है वो पहुंचे। 80% आज भी ऐसे गांव है, आप भी मानते हैं, मेरी मानता हूँ, जहाँ शिक्षा कौन देगा इसको कौन देगा? ये हमारे सवाल ही नहीं उठता। जब वो योग्य नहीं बनने दे रहे हो उसको पहले वहीं रोक रहे हो, और आप उन लोगों को बड़े हुए आगे उनको रोक रहे हैं। 80% दलितों को कौन रोक रहा है शिक्षा नौकरी करने से? सुविधा सारी खत्म कर दी। किसने की? चंद्र साहब, इसमें एक बात और निकल के आती है, जो विक्रम जैसे नौजवान हैं जो आरक्षण को लेके इस तरह की आवाज़ देश में उठा रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो लोग आरक्षित वर्ग से आते हैं, जो पदों पे बैठे हैं, उन पे एक बड़ी जवाबदारी और जिम्मेवारी है कि जो लोग नीचे जो लोग हैं उनको ऊपर लाए हों? इस बार मैं बताऊं, आज देखो मैं मेरी बात सुनो। हाँ। इस मुद्दे पर मैं सहमत ही हूँ कि मैंने अभी तक लगातार 40-45 साल हो गए संघर्ष करते हुए, लेकिन पढ़ा लिखा और शिक्षित और जो सरकारी नौकरियों में है उस आदमी का एक पैसे का योगदान नहीं रहा। और जब मैं तो यहाँ कहता हूँ लोगों को, यहाँ के एसपी कलेक्टर दलित अनुसूचित जाति के आए हैं, तो मैं उम्मीद छोड़ देता हूँ कि कोई काम नहीं होगा दलितों का, हम लोग लड़ेंगे। सर ये बात सही है, ये बात सत्य है, लेकिन इस आधार से हम आने वाली पीढ़ी को नहीं रोक सकते या उनके भविष्य का नहीं बिगाड़ सकते। आप बात करते हैं आज इतने दलित संदल साहब, एक यहाँ बड़ी बात निकल के आप दोनों की बात से आई है कि जो विक्रम बात कर रहे हैं इस समय, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग आरक्षण लेके उच्च पदों पे पहुंच गए हैं, और वही बात आप भी कर रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो वो लोग पदों पे बैठे उन्होंने दलित उत्थान को लेके कोई काम नहीं किया। लेकिन आप इस बात को लेके क्यों विरोध में है कि क्रीमी लेयर जो लोग फायदा ले चुके हैं उनको इससे बाहर किया जाए? वो यही तो चीज इस देश में लोग लड़ रहे हैं। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो बहुत लोग बैठे हैं। तुम्हें तो ये देखना है कि इस समाज को कहाँ आगे बढ़ावें, किस ढंग से आगे बढ़ावें, क्या इनके लिए किया जाए कि उससे ये समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये करने के लिए तो पूरा देश का सवर्ण समाज है, या जिसको हम आगे बढ़े हुए लोग कहते हैं, जिनको मतलब जिसको ये कहते हैं कि ये शासक वर्ग है, ये सब यही तो चाहते हैं। केवल एक बाबा साहब का संविधान और ये देश का लोकतंत्र जिस ढंग से संघर्ष कर रहा है, इसी मानसिकता से तो कर रहा है। सर संविधान सबका है, और जिसको तकलीफ होती है अपनी तकलीफ वही सही मायने। मेरा एक सवाल है विक्रम के, तुम नौजवान हो, सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात लेके पहुंचे हो, तो देश के अंदर जो राजनीतिक दल इस समय अस्तित्व में है और जो दलितों की बात करते हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? क्या ये राजनीतिक दल दलितों के इतने खैरख्वाह है
दलितों के लिए काम कर रहे हैं। आज हर राजनीतिक पार्टी दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रही है। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला आती है कि एट्रोसिटी एक्ट खत्म किया जाए, उसके बाद भाजपा आती है उसका बचाव करने के लिए, ताकि वो दलितों के बीच में अपनी एक छाप छोड़ सके, अपनी छाप छोड़ सके। और राष्ट्रपति एक दलित बना दिए हैं। विक्रम, 2 मिनट समय बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपकी बात को समझ गया, आपके विचार को समझ गया। मतलब ये है कि आप केवल और केवल इस मुद्दे के आधार से कोई लंबी राजनीतिक गेम कर रहे हो, और ऐसा तो यूपी से आपने मेरी बात सुनी नहीं सर पूरी। आप मेरी बात सुनिए कि सन 2008 यूपी से एक आदमी का फोन आया मेरे पास कि बोले मैं जाटा हूँ और ये अपन एक मुहिम चलाना चाहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। मैंने कहा भैया आप जाटा में थे, ये बात क्यों कर रहे हैं? बोले क्योंकि बहुत लंबा समय और बाबा साहब भी नहीं चाहते थे और ये नहीं चाहते थे, दुनिया भर की बात करी। सर आप उसकी विचारधारा और मेरी विचारधारा को जोड़ रहे हैं, बाकी मैं जो कह रहा हूँ उसको आप कम से कम सुने। आप प्रेरित हैं, मैं कह रहा हूँ आप अगर स्वतंत्र होते और आप वास्तव में दलितों की बात करना चाहते तो ये मेरी आप बात सुनिए, इस मुद्दे को बनाते ही नहीं। जो मैं आप मुझे लगता है शाखा में जाते हैं, शाखा के उससे प्रभावित हैं। अगर वो ये बात कहता है तो शाखा में जाता है, भाजपा का कार्य करता है, ऐसा क्यों देखा जाता है? आप शाखा से ये प्रेरित होकर के इस मुद्दे आपके कहने से मैं संगीत नहीं बनता हूँ, आपके कहने से ये मुद्दा नहीं बनेगा इस देश में। आप लायक कुछ भी कर लें, ठीक है। मेरी तो मैं जो आपके प्रति सहानुभूति की आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, लेकिन कम से कम देश का और समाज का हित देखें। सर ये देश और समाज का हित आप आपके नजरिए से देखते हैं, मेरे नजरिए से देखता हूं। विचारधारा से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी आपकी बहुत लंबी जिंदगी है और बहुत आगे कुछ करना है समाज के लिए। ऐसे नकारात्मक अगर आप इस बात से एक बात और हम करते हैं विक्रम के, ये जो PIL तुमने लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये फैसला हो जाता है कि क्रीमी लेयर के जो लोग हैं आरक्षित वर्ग के, उनसे आरक्षण रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में वापस ले लिया जाता है सिर्फ 2 क्षेत्रों में, उसके बाद क्या मानते हैं आप कि इस देश के अंदर वो जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो साकार हो जाएगा? सर जिस समय बाबा साहब ने आरक्षण लागू करवाया था, बहुत सारे लोग जो अनटचेबिलिटी में आते थे, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, वो आगे आए, उनको सदन में बैठने का, उनको सरकारी दफ्तरों में बैठने का मौका मिला। आज जब क्रीमी लेयर अगर देश में लागू हो जाता है, वो बच्चे पढ़ पाएंगे। बच्चे तो जब तैयारी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं डाटा लेके बैठा हूँ, मैं जानकारी लेके बैठा हूँ। जो बेचारा मेहनत करके रात दिन करके जैसे भी संकट देके सर अगर आप अगर आगे आए हैं तो वो आपको तकलीफ होगी। अगर आप इसी तरीके से मेरी बात काटते जाएंगे तो आप मुझे संघ का कार्यकर्ता भी बोल देंगे, आप मुझे दलित विरोधी भी बता देंगे। बाकी मेरी इस पहल को लोग समझ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जानकारी केवल विचारधारा के लोग जिंदगी में आरएसएस की शाखा में मैंने कदम नहीं रखा है। मैं जिस गांव से रहता हूं केवल आरएसएस प्रायोजित है। कोई आरएसएस की आपके कहने से कोई आरएसएस का कार्यकर्ता नहीं बनेगा सर। मोटिवेट है आप मुझे पाकिस्तानी बोल देंगे तो आप लोगों की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। वो आप लोगों की मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मेरे संगठन में वाल्मीकि समाज के लोग हैं। आज उन लोगों को आप जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव मैंने ये कहा ही नहीं कि आप जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। आपने बोला कि आप ये गलत वे में, इससे मालूम पड़ा कि आप प्रशिक्षित आरएसएस की शाखा के आदमी है। ये सारी बात आपकी बात से लग रहा है, आपकी टोन से लग रहा है बस ऐसी ही बातें जब देखता हूँ मैं। विक्रम, ये जो PIL तुमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई मान्य हो गई, तो इस पे देश भर से किस तरह से तुमने भी कहा कि लोग जुड़ रहे हैं, कौन लोग तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं? एक मातंग समाज का एक युवा है उज्जैन जिले के, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो आपने जनहित याचिका लगी उससे मैं प्रेरित हुआ और इसी विषय में इसी पहल के साथ मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाऊंगा। मैंने कहा आपका स्वागत है। बोले कि आज मैं फार्मा कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे हक को भी किसी सक्षम वर्ग के विधायक के बेटे या किसी बड़े अफसर के बेटे ने मारा है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो आपने जनहित याचिका लगी, आपने 80% उन दलित युवाओं के दर्द की बात बोल दी है जो उनमें क्षमता नहीं थी बोलने की। मैंने कहा मैं 7 साल से इस पे प्रयास सपना ही नहीं देखा है तो दर्द की बात इसमें विक्रम जो बात आप चंदेल साहब का जो सवाल है, जो
वो ये है कि ये क्रीमी लेयर के आरक्षण को अगर लागू कर दिया जाएगा तो दलितों का सपना साकार कैसे होगा? क्या आप इस बात, ये बात भी इसमें आवश्यक नहीं है, स्कूल बंद कर दे, क्या वो जो एग्जीक्यूशन करने वाले हाथ है, आरक्षण को नीचे तक ले जाने वाले हाथ है, क्या वो जो मानसिकता है जो दलितों के खिलाफ, और लोगों के सामने आकर के ये बात बोल रहे हैं कि शिक्षित होने पर आदमी में अहंकार आ जाता है। जब तुम्हारी ये मानसिकता है तो तुम कहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ने दोगे? वो क्रीमिनल हो या नीचे से फूट के जाने वाला हो। जिस आदमी की मानसिकता ऐसी हो, जिसके पीछे मतलब पूरा एक साजिश चल रही है, जिसके इशारे पर इस देश के साथ, वो ये कह रहा है कि शिक्षित नहीं करना होना चाहिए समाज के लोगों को, क्योंकि उनमें अहंकार आ जाता है। आप बताइए ये कौन सी भाषा है, ये क्या है? और तो यदि आरक्षण विक्रम पूरे देश में अगर सरकार कोई फैसला ले आती है और ये कहती है कि आरक्षण जो है वो खत्म करके पूरे देश में क्रीमी लेयर पे लागू कर देगी, आर्थिक स्तर पर लागू कर देगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? उससे सर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आज भी भारत के अंदर जो मजदूर रोड का काम करते हैं, जो नाली साफ करते हैं, जो गरीब है, जो वास्तव में गरीब है, वो 85% दलित समुदाय से आते हैं। अगर आरक्षण आर्थिक स्तर पर भी लागू होगा तो 85% दलितों का फायदा होता है, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं। बाकी मैंने तो उनका ये भी नहीं कहा, मैंने तो इतना कहा है कि अनुसूचित वर्ग के अंदर ही आप सक्षम लोगों को सिर्फ शिक्षा इसको रोकने के लिए जो आपकी बात है, यही बात करने के लिए। पर यदि हम मुद्दे पे आए तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है कि भाई आरक्षण क्रीमी लेयर का लागू होगा मतलब के देश में आरक्षण खत्म। वही बात है, गुमराह लोगों को एट्रोसिटीज वो अलग है। मैंने पॉलिटिकल आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कही, वो अलग है। मैंने तो ये कहा कि कलेक्टर के बेटे को शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी से मिले। अगर आज कलेक्टर का बेटा विधायक का बेटा हवलदार की पोस्ट पर फाइट करेगा तो हरीजन का बेटा है, जो चपरासी का बेटा, जो मजदूर का बेटा, वो कहाँ जाएगा? मिलाकर ये साजिश है, और ये साजिश देखो ओबीसी की सभा में एक महिला को भेज दिया या एक किसी को भेज करके पाकिस्तान में लगवा दिए। ये सुनो, शाहीन में ये कहा जा रहा ये तो मुसलमानों का प्रोटेस्ट और ये उसका, ये सारी एक साजिश के तहत काम कर रहा है। मेरे हक की बात मुसलमानों के लिए एक साजिश पूरी चल रही है। इसमें मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत अच्छा कदम मानते सर, आप मानने या नहीं मानने तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट जाओ, जो कहीं भी जाओ, जो कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की आत्मा जो है वो उस आत्मा के आधार संविधान है, इस देश की आत्मा संविधान है, और संविधान के तहत लोगों को, गरीबों को, दलितों को, शोषितों को आगे बढ़ने का अवसर। आप इस लड़ाई को विक्रम कहाँ तक आगे ले जाएंगे? सर, मेरे आगे सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, और मेरी वही बात मैं इस लड़ाई को कहाँ तक आगे ले जाऊंगा? सर, मैं इस लड़ाई को वहां तक आगे ले जाऊंगा जहां तक उन 80% युवाओं को जिनके पास कोचिंग के आरएसएस की शाखा में जाने वाले लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, जिनके सारे जुड़ जाएंगे। वो तो इनके पास, आप इसी बात को मत करो कि मेरे पीछे लॉबी हो जाएगी। अरे लोग चाह ही नहीं रहे हैं, आप मेरा एक बात करने का मौका नहीं देते। अब आपने मेरे को कह दिया भैया मैं छोड़ दूं, तो मैं हाथ पकड़ के बैठ गया। आपने कह दिया, आपने कह दिया मेरे पीछे लोग क्यों नहीं आएंगे? अरे वेट नहीं करो, तो तुम्हारा कोई कदम सही तो नहीं है ना। वो तो लोग भेज रहे हैं, लोग आपके पीछे भेज रहा है। नाम बताइए। आपको लग रहा है कि मैं हीरो बन जाऊंगा? हीरो, हीरो जो हम आपकी मंशा इसके पीछे यही है कि मैं शॉर्टकट से आगे बढ़ूं, अपने हीरो से आगे बढ़ूं। आपकी मानसिकता है, और ईश्वर नहीं करे। मुझे कोई कन्हैया कुमार नहीं बनना है सर, देशद्रोही नारे लगा के हीरो बनना है। मैं हक की बात बोल रहा हूँ। 80% लोगों को आप समाजद्रोही का काम कर रहे हैं, आपको आपके कहने से आप ऐसी बात करें। आजाद आप दलित नेता है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपने उस वर्ग विशेष में काम किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत सारे दलित संगठन है देश में, आप मुझे एक ऐसा जिला बता दीजिए जहाँ फ्री कोचिंग की व्यवस्था हो दलित बच्चों के लिए। इन चीजों में काम कीजिए ना सर, जिनसे उनका वास्तविक में उद्धार होगा, जिनसे उनको आगे आने का मौका मिलेगा। आप इन चीजों में काम न करते हुए ये आज सारे लोगों ने कटोरे पकड़ा रखे हैं ना, ये बच्चों को हमारे बच्चों गाँव में ये स्कूल नहीं जाते, कटोरा लेके जाते हैं, वो खाने के लिए, ये रोटी खाने के लिए। आप
उन लोगों को आगे लाइए सर, उन लोगों के लिए कुछ कीजिए। सब कुछ सरकार करेगी, सब कुछ वो करेंगे, गलत। आज जो नेता हमारे अच्छी जगह पे आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, कोई लोगों की आपके निगाह में अच्छे हैं, वो आपके साथियों के निगाह में आप अच्छे कर रहे हैं, लेकिन देश और संविधान की निगाह में आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं, आप समाजद्रोह का काम कर रहे हैं। सर देशद्रोह आरक्षण की बात करता है, देशद्रोह की बात होता है, व्यक्ति का आरक्षण नहीं है, इसलिए कि तुम जिस मिशन पे निकले हो ना, वो मिशन ही मैं बाबा साहब का मिशन लेके चल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे जीते तो ये शब्द ये मुद्दा ही नहीं होता, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे मुद्दा ही नहीं होता अगर बाबा साहब की बात लेके चलते। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज भी दलित का बेटा नाली साफ करे, मैं नहीं चाहता हूँ मजदूरी करे, मैं चाहता हूँ उसका बेटा भी आगे आए, नौकरी में। ये थे विक्रम जो रामपुरा के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस पूरे देश के अंदर अभी उनकी उस PIL से हड़कंप मचा हुआ है, हर स्तर पर मीडिया में काफ़ी चर्चा है, जो क्रीमी लेयर का मुद्दा उन्होंने उठाया। और जैसा कि हमारे साथ जो मौजूद थे दलित नेता प्रभुलाल चंदेल, जिन्होंने ये साफ तौर पे उनकी इस PIL पर एतराज़ जताया, और उन्होंने कहा कि आज भी देश के अंदर आरक्षण की नीचे तक ज़रूरत है, जो एग्जीक्यूशन करने वाले हाथ है। और इस दौरान उन्होंने कुछ आरोप जो है RSS और BJP पे भी लगाए, लेकिन इस समय हमारे साथ उनका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। हम कोशिश करेंगे, ये मुद्दा अभी आगे जारी रहेगा। अगली बार जब हम डिबेट में इस मुद्दे पे आएंगे तो साथ में उन प्रतिनिधियों को भी शामिल करेंगे, ताकि इस पे ज़्यादा बढ़िया तरीके से कुछ निकल कर आए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं आज भी इस देश में दलित जो है वो अपने हकों से महरूम है। विक्रम ने अपनी बात कही और चंदेल साहब ने अपनी बात कही, और हम फैसला जो है हम आप पे छोड़ते हैं। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार के साथ मुस्तफा हुसैन।